वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। आज मैं लेके आ रही हूँ आपका सबसे दुखदाई चैप्टर, एम आई राइट? पब्लिक फाइनेंस के साथ में स्टार्ट कर रहे हैं और इस पर्टिकुलर चैप्टर में भी है 4 यूनिट्स और थ्योरी की भरमार है एक्सेप्ट फॉर यूनिट 3 जिसमें न्यूमेरिकल से थोड़े बहुत, और आईसीआई मेड श्योर कि वो न्यूमेरिकल्स भी पूछेगा। तो बेटा ये जो पब्लिक फाइनेंस है इसका सीक्वेंस कुछ ऐसा रहेगा। आज हम कवर अप करेंगे यूनिट 1। कल का जो सेशन रहेगा विल बी कवरिंग अप 2 यूनिट्स, यूनिट 2 और यूनिट 3, और फिर सैटरडे के दिन हम कंप्लीट करेंगे आपका यूनिट 4 एंड उसके साथ में मार्केट का एक सेशन रखेंगे सैटरडे। मंडे वुड बी द लास्ट डे फॉर द रिविजन्स ऑफ इकोनॉमिक्स जिसमें सब कुछ हमारा कवर अप हो चुका। तो आज हम बिगिन कर रहे हैं एंड खत्म भी करेंगे कौन सा? पब्लिक फाइनेंस यूनिट 1। ठीक है। अब बच्चों पब्लिक फाइनेंस यूनिट 1 मेजॉरिटी चीज कवर अप करवाने का प्रयास करूंगी। आई ट्राई टू मेक इट सिंपल जिससे आपको जल्दी जल्दी याद भी हो जाए, आपको सिंपल भी लगे। बच्चों सबसे पहला इंपॉर्टेंट बताओ, गवर्नमेंट का मेन ऑब्जेक्टिव क्या होता है? गवर्नमेंट बनाई क्यों जाती है? फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, है ना। हमारे देश में भी गवर्नमेंट बोलती है, हम बोलते हैं कि डेमोक्रेसी है, बाय द पीपल, ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल। हम वोटिंग करने जाते हैं भाई, क्यों करने जाते हैं? क्योंकि हम चाहते हैं एक अच्छी सी सरकार बने और वो सरकार हमारे लिए क्या करे? हमारे लिए मेहनत करे। तो द प्राइमरी गोल ऑफ द स्टेट, यहाँ पे स्टेट का मतलब होता है गवर्नमेंट। तो व्हाट इज द प्राइमरी गोल? टू प्रमोट द जनरल वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। अब बच्चों आप वाकिफ हो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स से। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, तो बोलो क्या ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स के? आपको वो याद है ना, माइक्रो मतलब स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट्स, मैक्रो इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स, पूरी देश की इकोनॉमी को जो संभालता है उसको हम क्या बोलते हैं? दैट इज मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो बोलो बेटा मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या ऑब्जेक्टिव्स होते होंगे? मुख्यतः देश के लिए क्या करना पड़ेगा? ग्रोथ, ग्रोथ, प्राइस स्टेबिलिटी मेंटेन करना और एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। सबसे ज्यादा देश के लिए यही इंपॉर्टेंट है कि हमारे देश में ग्रोथ हो, दूसरा महंगाई बहुत ज्यादा ना हो लेकिन रिसेशन भी ना हो, और तीसरा एक ऑब्जेक्टिव होता है वो होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना। तो देखो देयर आर 3 मेन माइक्रो इकोनॉमिक गोल्स ऑफ एनी नेशन। गोल नंबर 1 इज इकोनॉमिक ग्रोथ, ठीक है। गोल नंबर 2 इज हाई लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट। गोल नंबर 3 इज स्टेबल प्राइस लेवल। बेटा इन्फ्लेशन डिफ्लेशन होता है तो दिक्कत आती है ना बहुत, क्योंकि इन्फ्लेशन बहुत होता है तो लोगों की परचेजिंग पावर खत्म होने लगती है ना। फिर वो खरीद नहीं पाएंगे और जब खरीद नहीं पाएंगे तो धीरे धीरे हमारे देश का डाउनफॉल हो जाएगा। अब अगर कोई अनएम्प्लॉयड रह जाएगा तो वो उसको तो नुकसान हो ही रहा है, हमारे देश के भी तो रिसोर्सेज वेस्ट ना हो रहे हैं। और फिर तीसरा, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ होगा तो हमारे देश में पैसा आएगा, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, सब कुछ कितना बेहतर होता जाएगा। तो दीज आर द मेन मैक्रो इकोनॉमिक गोल। बराबर बेटा। अब द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन एन इकोनॉमिक सिस्टम, मैं आपको ले चलती हूँ आपके चैप्टर 1। चैप्टर 1 में याद है हमने बोला था the wants are unlimited but the resources are limited, they are scarce and they have alternative uses also। तो क्या आप सब कुछ बना पाओगे? क्या आप अपनी सारी वांट्स को पूरा कर पाओगे? सारी वांट्स को तो आप पूरा नहीं ना कर पाओगे, है ना। तो बोले इकोनॉमिक सिस्टम क्या है? तो बोले economic system comprises of household, it comprises of businessman, it comprises of government। तो इकोनॉमिक सिस्टम क्यों चाहिए? इकोनॉमिक्स चाहिए, इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए फॉर द अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, इकोनॉमिक सिस्टम चाहिए फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्स। अब बेटा देखो, ऐसा तो हम जानते हैं कि 3 प्रकार के इकोनॉमिक कौन से होते हैं? एक होता है कैपिटलिस्ट, एक होता है सोशलिस्ट और दूसरा वाला होता है मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। अब कैपिटलिज्म को सबसे ज्यादा किसने प्रमोट किया? कैपिटलिज्म को सबसे ज्यादा किसने प्रमोट किया? किसने बोला था प्राइवेटाइजेशन नहीं होगा तो आपका देश तो बढ़ ही नहीं सकता? वो थे फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, एडम स्मिथ।
तो एडम स्मिथ बोलते थे प्राइस मैकेनिज्म तो होते ही है, अपने आप से डिमांड एंड सप्लाई की मुलाकात जहाँ पे होती है वहाँ पे प्राइसेस फिक्स हो जाता है, सब कुछ अपने आप कंट्रोल होता है, जिसको हम इनविजिबल हैंड्स बोलते थे, सेल्फ रेगुलेटिंग बोलते थे। तो बोले गवर्नमेंट की जरूरत ही नहीं है। एडम स्मिथ क्या बोलते थे, गवर्नमेंट की जरूरत कहाँ है? बोले गवर्नमेंट को लाना है तो कुछ बेसिक काम करवा लो, बिजनेस में तो उसको लो ही नहीं। तो कौन से 3 काम करवा लो? बोले एक पहला काम करवा लो, क्या? लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करवा लो। दूसरा काम करवा लो, पब्लिक गुड्स का काम करवा लो, पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सड़क बना दे, डैम बना दे। और डिफेंस, नेशनल सिक्योरिटी का काम कर। बोले गवर्नमेंट का रोल सीमित कर, लिमिटेड काम करवा दो। कौन से 3 काम करवा दो बेटा? पहला वाला बोले नेशनल डिफेंस का काम सौंप दो। दूसरा काम बोलो सिस्टम ऑफ जस्टिस, मतलब लॉ एंड ऑर्डर के लिए गवर्नमेंट की जरूरत है। और तीसरा वाला जो काम है, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस क्रिएट कर दो, पब्लिक वर्क कर दो, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर ये काम थोड़ी ना करना चाहेगा कि वो सड़कें बना दे, ब्रिज बना दे, कैनाल बना दे, हार्बर बना दे, पोस्टल सिस्टम बना दे। तो जो काम प्राइवेट सेक्टर नहीं करना चाहता उसके लिए गवर्नमेंट को बाकायदा रख लो। एक बार रिपीट करो बेटा, ये सब किसने बोला था? एडम स्मिथ ने बोला था। उसने बोला था गवर्नमेंट की जरूरत नहीं, क्योंकि प्राइस मैकेनिज्म इज सेल्फ रेगुलेटरी, अपने आप सब कुछ होता है। उसने गवर्नमेंट के केवल 3 काम बोले थे करने के लिए। कैन यू रिपीट देम बेटा? पहला काम क्या था? नेशनल डिफेंस, सिक्योरिटी मेंटेन करो। दूसरा काम क्या बोला बच्चे? लॉ एंड ऑर्डर, ठीक है। और तीसरा वाला था पब्लिक इंस्टीट्यूशन एंड पब्लिक वर्क। लेकिन उसके बाद में आए रिचर्ड मस्ग्रेव। क्या नाम है? रिचर्ड मस्ग्रेव। उन्होंने बोला नहीं, ये जो ट्रेडिशनल फंक्शंस है दे आर नॉट इनफ। क्या बोला बेटा? ट्रेडिशनल फंक्शंस आर नॉट इनफ, कुछ इकोनॉमिक फंक्शंस भी करने पड़ेंगे गवर्नमेंट को, जिसको हम फाइनेंस के फंक्शंस बोलते हैं, फिस्कल फंक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो रिचर्ड मस्ग्रेव ने किताब लिखी थी जिसका नाम था द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, ठीक है। और ये किताब बोलती है कि गवर्नमेंट जरूरत है, गवर्नमेंट जरूरी है, गवर्नमेंट 3 कामों के लिए जरूरत है। पता है ये जो बहुत सारी इकोनॉमीज बोलती थी ना गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, गवर्नमेंट की क्या जरूरत है, तब उस समय जब ग्रेट डिप्रेशन आया था तब उनको समझ में नहीं आ रहा था कि इस डिप्रेशन से कैसे बाहर आओ। तो इकोनॉमिस्ट ने बोला गवर्नमेंट की स्पेंडिंग बढ़ाओ। तब उनकी नानी याद आई, तब उनको रियलाइज हुआ कि अरे गवर्नमेंट के बिना काम नहीं चलता है। तो फिर ये किताब एक किसी ने लिखी थी ना बेटा, द जनरल थ्योरी ऑन एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ये किसने लिखा था? जॉन मेनार्ड कीन्स। कौन से ईयर में छपी थी? 1936। मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में ना गवर्नमेंट का महत्व धीरे धीरे समझ में आने लगा था। और फिर आए रिचर्ड मस्ग्रेव जिन्होंने किताब लिखी द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस। उसने बोला मार्केट सिस्टम खुद से काम नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। और गवर्नमेंट को 3 मुख्य काम करने पड़ेंगे। कौन से 3 मुख्य काम है? एक है रिसोर्स एलोकेशन, दूसरा है रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और तीसरा काम है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। बोलो बच्चों कौन से 3 काम करने को बोल रहे हैं? रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, और तीसरा वाला क्या? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। बेटा रिसोर्स एलोकेशन एफिशिएंसी को सुधारने के लिए, किसके लिए है? एफिशिएंसी को सुधारने के लिए है। इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन फेयरनेस के लिए। नहीं तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में क्या होता था? रिच रिच बनते थे और पुअर पुअर बनते थे। यहाँ पे हम क्या चाहते हैं कि इक्वालिटी आ जाए। और तीसरा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, मतलब प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना, ठीक है। आई रिपीट इट। कौन से 3 फंक्शंस बताए हैं रिचर्ड मस्ग्रेव ने? रिसोर्स एलोकेशन, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। रिसोर्स एलोकेशन का पर्पस क्या है? एफिशिएंसी इंक्रीज करना। और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम फेयरनेस के लिए। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन टू मेंटेन द प्राइस स्टेबिलिटी। बेटा इनकी जो किताब थी ये कब छपी थी? 1959।
इसको 3 ब्रांच टैक्सोनॉमी बोलते हैं, मतलब 3 प्रकार से उसको क्लासिफाई किया। बच्चे पहले के जो 2 काम है ना, ये माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन, ठीक है। और जो बाद वाला काम है केवल एक, उसको अपन क्या बोलते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक। ये ध्यान रखना, पहले के 2 फंक्शंस है माइक्रो इकोनॉमिक, और आखिरी वाला जो फंक्शन है वो तो बोल ही रहा है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ओके, इसमें से क्वेश्चन आ सकता। अब इन 3 फंक्शंस को हम डिटेल में पढ़ेंगे। द फर्स्ट फंक्शन इज अलोकेशन फंक्शन। तो उसी कहानी से स्टार्ट करते कि द ह्यूमन वांट्स and the resources are and they have alternative users also। तो क्या आप सारी वांट्स को पूरा कर पाओगे? तो आपको प्रायोरिटी सेट करनी पड़ेगी, तो आपको प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। जितने थोड़े से मुट्ठी भर रिसोर्सेज है उससे ज़्यादा आउटपुट क्रिएट करना पड़ेगा। तो जो अननेसेसरी चीज़ें उसको ड्रॉप करना पड़ेगा। तो अलोकेशन फंक्शन टॉक्स अबाउट व्हाट टू प्रोड्यूस। ये किसके बारे में चर्चा है बेटा पूरी? व्हाट टू प्रोड्यूस, हम क्या बनाएं, हमें एफिशिएंटली काम करना पड़ेगा। तो देखो बेटा, ये जो रेड कलर से लिखा हुआ है, इकोनॉमिक एफिशिएंसी हम लाना चाहते हैं। एलोकेटिव फंक्शन किसके लिए काम करता है? टू ब्रिंग अबाउट द इकोनॉमिक एफिशिएंसी। और इकोनॉमिक एफिशिएंसी का मतलब है सर्व ईच पर्सन इन द बेस्ट वे पॉसिबल। आप सबकी ख्वाहिशों को तो पूरा नहीं कर पाएंगे, बिकॉज द रिसोर्सेज आर स्कैर्स एंड द ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड, ऑफर ऑल्टरनेटिव यूजेस भी है। तो हम चाहते हैं जितना है उसका बेस्ट पॉसिबल यूसेज करे, पूरी क्षमता पे काम करे, वेस्टेज ना करे। जब जब हम एडवर्टीजमेंट देते हैं तो देयर इज अ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज, तो बहुत सोच समझ करके प्रूडेंट यूज करना है टू सर्व ईच पर्सन इन द बेस्ट पॉसिबल वे एंड मिनिमाइजिंग द वेस्ट एंड इनएफिशिएंसी। ठीक है बच्चे? अब ये कैपिटलिस्ट हो, सोशलिस्ट हो या मिक्स्ड हो, उसको अलोकेशन फंक्शन तो कर बराबर बेटा, क्योंकि प्रॉब्लम तो सारे ही देशों में होता है कि ह्यूमन वांट्स अनलिमिटेड होता है और रिसोर्सेज तो लिमिटेड होता है। बट इट बेटा, तो बोले देखो, अब हमें तय करना है व्हाट टू प्रोड्यूस, हमें प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना। अब इन्होंने 2 पॉइंट्स बोले, या तो मार्केट सिस्टम होगा आपके देश में, मार्केट सिस्टम मतलब कैपिटलिस्ट होगा, या फिर गवर्नमेंट सिस्टम होगा। या तो गवर्नमेंट काम कर रही होगी या फिर मार्केट सिस्टम काम कर रहा होगा। एक बात बताओ, मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज किसमें हो? मार्केट सिस्टम में होता है मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्स। मिस एलोकेशन मतलब किसी चीज का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन हो जाना या किसी चीज का बहुत कम होना। ठीक है, जितना जो सामान बनना चाहिए वो नहीं बनता, आइदर द वॉल्यूम इज टू हाई और द वॉल्यूम इज टू लो। तो जब भी बेटा मिस एलोकेशन होता है ना, इट रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। क्या बेटा? इट रिजल्ट्स इन मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर होता है 2 प्रकार का, एक होता है कंप्लीट मार्केट फेलियर, दूसरा वाला होता है पार्शियल मार्केट फेलियर। अब कंप्लीट मार्केट फेलियर को बोलते हैं मिसिंग मार्केट्स। और मिसिंग मार्केट का मतलब होता है कुछ कुछ सामान तो बन ही नहीं रहा है। तो प्राइवेट सेक्टर कौन सा सामान नहीं बनाएगा बेटा? डिफेंस का सामान क्यों बनाएगा? मेरिट गुड्स क्यों बनाएगा या कम बनाएगा? तो मिसिंग मार्केट्स मतलब जैसे पब्लिक गुड्स, उसको क्या पड़ी है नेशनल सिक्योरिटी की, लोगों को चाहिए लेकिन फर्म बोलती है कि मैं क्यों बनाऊं, मुझे कोई प्रॉफिट तो है नहीं, ये तो फुकट है। अगर वो सड़क बना देगी तो पेमेंट कैसे लेगी? ऐसा तो बोल नहीं सकते, जब तक तुम चार्जेस नहीं दोगे यू कैन नॉट वर्क ऑन इट। अगर वो पब्लिक पार्क बना देगी तो उसको थोड़ी ना कोई पैसा मिलने। तो दीज आर द मिसिंग मार्केट्स, वो बनाने के लिए राजी ही नहीं होती है। और पार्शियल मार्केट फेलियर का मतलब होता है जितना बनना चाहिए था या उतना बन नहीं पा रहा। जैसे मेरिट गुड्स लेस बन रहा है, लेस बन रहा है, और डीमेरिट गुड्स लग्जरी गुड्स ज्यादा बन रहा है। मेरिट गुड्स का मतलब होता है जो हमें चाहिए, जो हमारे फायदे के लिए है, एजुकेशन, हेल्थ, ये सब क्या है? मेरिट गुड्स।
और डीमेरिट गुड शराब, ड्रग्स, ये सब तो नहीं चाहिए। लेकिन ये तो कैपिटलिज्म तो उन्हीं के लिए बनाता है ना जिसके पास में ज़्यादा पैसा है, लग्जूरियस गुड्स बनाता है। ठीक है, तो बोले या तो मार्केट सिस्टम होगा या गवर्नमेंट होगा। जब मार्केट सिस्टम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करता है, दैट इज वाई अ प्राइस मैकेनिज्म। और जब जब वो प्राइस मैकेनिज्म यूज करता है इन द एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट, तो हमेशा मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होते हैं। मिस एलोकेशन का मतलब होता है कोई चीज या तो बहुत ज्यादा बन रही है या फिर कम बन रही है, एक्चुअली मार्केट के रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल नहीं किया जाता, तो मार्केट फेलियर हो जाता है जब जब मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज होता है। अब मार्केट फेलियर होता है दो प्रकार का, या तो कंप्लीट मार्केट फेलियर होता है या फिर पार्शियल मार्केट फेलियर होता है। कंप्लीट मार्केट फेलियर को हम बोलते हैं मिसिंग मार्केट्स, मतलब जिस चीज की जरूरत है वो बन ही नहीं रही है, एब्सोल्युटली निल। और दूसरा होता है पार्शियल, मतलब जिस मात्रा में बनना चाहिए था उस मात्रा में नहीं बन पाता। तो जब जब प्राइवेट सेक्टर काम करेगा तो ये तय बात है कि मिस एलोकेशन होगा। तो क्या हमें गवर्नमेंट की जरूरत है? तो इसलिए तो गवर्नमेंट की जरूरत है, ये रिचर्ड मस्ग्रेव ने बोला। तो गवर्नमेंट प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है। बेटा गवर्नमेंट अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज कैसे करती है? अपनी रेवेन्यू एंड एक्सपेंडिचर पॉलिसीज की मदद। बोलो बेटा। गवर्नमेंट अपनी रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर पॉलिसीज यानी कि अपने बजटिंग की प्रक्रिया के आधार पर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करती है, और उसमें मार्केट फेलियर नहीं होता। वो उतनी ही बनाती है वो चीज जितनी है। क्या आपको समझ में आया? तो उसीलिए अलोकेशन फंक्शन बोलता है कि प्राइवेट सेक्टर से काम नहीं बनेगा। अगर आप चाहते हो कि एक्चुअली इकोनॉमी स्टेबिलिटी रहे, सर्वाइव करे, प्रॉफिटेबल रहे, ग्रोथ हो, तो आपको गवर्नमेंट का इंटरवेंशन चाहिए ही चाहिए। गवर्नमेंट प्राइवेट सेक्टर को रिप्लेस नहीं कर रही, उसे कंधे से कंधा चला के उसको सप्लीमेंट कर रही है। बट बेटा, तो बोले मार्केट फेलियर होता ही क्यों है? तो मार्केट फेलियर क्यों होता है ये देखो। बोले मार्केट फेलियर केवल तब नहीं होगा जब परफेक्ट कंपटीशन। क्या बेटा? मार्केट फेलियर अगर आप चाहते हो ना हो, वो केवल तब पॉसिबल है कब बेटा? जब परफेक्ट कंपटीशन। लेकिन परफेक्ट कंपटीशन तो होता ही नहीं है ना, हम बोलते हैं ना इट्स एन इमेजिनरी मार्केट। तो मार्केट फेलियर होने के लिए मल्टीपल रीजन है। पहला है इम्परफेक्ट कंपटीशन, जैसे कि मोनोपोली। अब मोनोपोली है तो कम मात्रा में बनाएगा, कीमतें मांगेगा ज्यादा। तो मार्केट फेलियर इसी को तो बोलते हैं, जो जितना चाहिए वो मिल नहीं पा रहा है, या फिर प्राइस जिस कीमत पे बेचना चाहिए उससे ज्यादा में बेच रहा है या कम में बेच रहा है। तो मोनोपोली तो यही करता है ना, वो बनाएगा कम, और जब कम बनाएगा तो सबको चाहिए तो प्राइसेस को लेके वो बढ़ा देगा। ठीक है, तो हम पढ़ रहे हैं व्हाट आर द वेरियस रीजंस फॉर मार्केट फेलियर। ठीक है, मार्केट फेलियर के रीजंस। दूसरा, अगर प्राइवेट सेक्टर रहेगा तो मार्केट फेलियर इसलिए होता है क्योंकि पब्लिक गुड्स वो बनाती ही नहीं, डिफेंस के गुड्स वो बनाती ही नहीं है, जिसको हम क्या बोलते हैं? मिसिंग मार्केट्स। तो दे वुडंट मेक द पब्लिक गुड्स। बेटा तीसरा रीजन होता है इनकम्प्लीट मार्केट्स। इनकम्प्लीट मार्केट मतलब जितनी मात्रा में चाहिए मेरिट गुड वो नहीं बना रहा। कंप्लीट मार्केट किसको बोलते हैं? मेरिट गुड का कम बनना। आप उसमें लिख सकते हो मेरिट गुड इज मेड लेसर। थोड़े नोट्स में मैंने मॉडिफिकेशन किया है, मैं आपको लिंक डाल दूंगी, आप डाउनलोड कर। ठीक है, कुछ कुछ मुझे मिसिंग लग रहा था तो आई मॉडिफाइड दैम। उसके बाद में अगला वाला होता है बेटा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। अब बेटा फ्री का होता है तो कोई ध्यान नहीं देता, अपने पैसे से खरीदी हुई चीज को हम बहुत संभाल के रखते हैं। लेकिन अगर कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स होता है जैसे कि एनवायरमेंट, तो उसको बहुत बेदर्दी से खूब पोल्यूशन वगैरह करते हैं ना। स्टैंडर्ड एंड पुअर ने एक लिस्ट निकाली है 100 cities which are the most polluted in the world। 39 cities भारत की है ये। तो क्या बेटा कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेज जैसे कि एनवायरमेंट का हम ठीक से यूज नहीं करते। क्यों बच्चा? एक्सटर्नैलिटी जानते हो? अब सपोज अडानी ग्रुप ने डाली फैक्ट्री और उसने बढ़िया प्रोडक्शन किया, लेकिन पास की एक नदी में पूरा कचरा डाल दिया। तो आसपास के रहवासी के लिए अच्छा किया कि बुरा किया? तो इसको बोलते हैं एक्सटर्नैलिटी।
ठीक है, कभी कभी पॉजिटिव भी होती है, वो लोगों को ट्रेन करते हैं, उनको नई जॉब्स मिलती है, तो एक्सटर्नलिटी के कारण भी मार्केट फेलियर होता है। ओके, अगला वाला होता है फैक्टर इमोबिलिटी। क्या पढ़ रहे हैं बच्चे हम? फैक्टर इमोबिलिटी। अब फैक्टर इमोबिलिटी का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह नहीं ले जा सकता, जहाँ पे जॉब्स है वहाँ पे लोग नहीं मिल रहे, जहाँ पे बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे जॉब क्रिएशन नहीं हो पा रही है, तो इसको फैक्टर इमोबिलिटी बोलते हैं, जिसके कारण क्या क्रिएट होता है बच्चे? अनएम्प्लॉयमेंट होता है और इनएफिशिएंसी आती है। ठीक है, ये सब अगले चैप्टर में हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक्सटर्नलिटी, फैक्टर इमोबिलिटी। अगला क्या है? इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। सपोज किसी को अपनी कार बेचनी है, पुरानी वाली कार, क्या वो सामने वाले बायर को सब बताएगा मेरी कार में ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट, ये डिफेक्ट? वो छिपा छिपा के रखे, छिपा छिपा के रखे, तो सामने वाला बायर भी इतना बुद्धू तो नहीं, उसको पहले से मालूम होगा कि बेटा तू तो आधी बातें छिपा रहा है, तो वो क्या करेगा? उसकी कम कीमत ही बताएगा कि इतने में ही खरीदूंगा। हो सकता है ये सेलर सच बोल रहा, लेकिन बायर कैसे विश्वास करे? तो मार्केट सिनेरियो के हिसाब से चलना पड़ेगा। तो वो कार जिस कीमत को डिजर्व कर रहा है ना, उतनी कीमत से उसको कम मिलेगा, और कम प्राइस मिलना मतलब वंस अगेन इट्स अ मार्केट फेलियर। मार्केट फेलियर मतलब आइदर दे आर चार्जिंग हायर और दे आर चार्जिंग लेसर। ठीक है बच्चे, तो इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन के कारण भी मार्केट फेलियर होता है। और क्या है? इनइक्वालिटीज के कारण भी मार्केट, क्योंकि ये लोग बनाते हैं रिच लोगों के। अब बेटा देखो बहुत सारी बातें हैं करने के, तो मैंने एक कैरेक्टर क्रिएट किया है, उस कैरेक्टर का नाम है राम प्रसाद। तो नाम क्या है? तो अभी एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में हमारा राम प्रसाद ही काम। तो पहली कहानी है, राम प्रसाद एफडी के इंटरेस्ट से अपनी ईएमआई भरता है। जब जब उसको बैंक का लोन भरना होता है ना, तो वो क्या वापरता है? एफडी का जो इंटरेस्ट मिलता है उससे जाके वो ईएमआई भरता है। इसको लिख लो, तो ये सब बातें याद हो जाएंगी। कौन है हमारा कहानी का मुख्य कैरेक्टर? और ईएमआई भरने के लिए क्या कर रहा है बच्चा? एफडी का इंटरेस्ट यूज कर रहा है। अब देखो हमारे राम प्रसाद हमारे कैसे काम आएंगे। तो राम प्रसाद का आर वो है कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस। कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस को जबरदस्त यूज करते हैं, खूब बर्बाद कर। हम पढ़ रहे हैं मार्केट फेलियर क्यों होता है। तो मार्केट फेलियर का पहला रीजन है जो कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्स है उसकी बर्बादी की जाए। ठीक है, ये आपको मिलेगा कि वाई डज मार्केट फेल, मिला बेटा नोट्स में। अब प्रसाद का पी, प्रसाद का पी बोलता है पब्लिक गुड्स का नहीं बना। ठीक है, राम का आर क्या था? कि कॉमन प्रॉपर्टी रिसोर्सेस को बर्बाद करना। पी क्या था? पब्लिक गुड्स का नहीं बनना। बेटा एफ का मतलब होता है फैक्टर इमोबिलिटी। एफ क्या है? फैक्टर इमोबिलिटी। जहां जरूरत है लोगों की वहां पे वो जा नहीं पा रहे हैं, और जहां बैठे हुए वहां पे जॉब नहीं है, तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाता है। डी का मतलब है डिस्ट्रीब्यूशन इनइक्वालिटीज, इनकम और वेल्थ। रिच रिच बन रहा है और पुअर पुअर बन रहा है। आई को हम बोल सकते हैं इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। क्या हो जाएगा बेटा? इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। इसमें ई का मतलब क्या हो जाएगा? एक्सटर्नलिटी। इसमें एम का मतलब हो जाएगा इनकम्प्लीट मार्केट, मतलब नो मेरिट गुड्स, या मेरिट गुड्स ठीक से नहीं बन पाना, उसको क्या बोला? इनकम्प्लीट मार्केट। और बेटा आई है इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। दीज आर द वेरियस रीजंस फॉर व्हाट? मार्केट फेलियर। हमने पढ़े कितने? 7 रीजन। तो हमारे राम प्रसाद याद हुए।
क्या हम फिर से बोले? राम प्रसाद ने क्या क्या बोला? आर बोला क्या बेटा? कॉमन रिसोर्सेस को बर्बाद करना। प्रसाद का पीसेस पब्लिक गुड्स का नहीं बनना। एफ क्या है? फैक्टर इमोबिलिटी होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट रह जाना। डी मतलब डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर नहीं हो पाना, इनइक्वालिटीज क्रिएट कर लेना। आई मतलब इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। ई स्टैंड्स फॉर एक्सटर्नैलिटी। एम का मतलब इनकम्प्लीट मार्केट। और आई स्टैंड्स फॉर इम्परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो जब जब रहेगा प्राइवेट सेक्टर, क्या दिक्कत आएगी? मार्केट फेलियर। तो क्या गवर्नमेंट की आवश्यकता है? तो गवर्नमेंट आएगी और वो इंश्योर करेगी कि मार्केट फेलियर ना हो। तो जब गवर्नमेंट एंट्री मारती है तो वो प्रॉपर लोकेशन करने का प्रयास करती है। तो उसको सोचना है मैं क्या बनाऊं, मैं क्या ना बनाऊं, क्योंकि अलोकेशन फंक्शन आंसर देता है, व्हाट टू प्रोड्यूस का आंसर देता है। तो वापस से हमारे राम प्रसाद एक्टिव हो गए। तो हमारे राम प्रसाद एक अच्छे इंसान है। ओके, तो हमने क्या बोला बेटा? राम प्रसाद रेगुलरली जीएसटी भरता है। तो राम प्रसाद का मतलब क्या है? तो राम प्रसाद स्टैंड्स फॉर, पहला आर जो है, दिस इज टॉकिंग अबाउट द टोटल रिसोर्सेज ऑफ द इकोनॉमी। तो गवर्नमेंट को क्या करना है? प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना है। पहले ऐसे ही समझ लो, प्रॉपर अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज में सबसे पहले देखो एक्सटर्नलिटी को कम करना है ना, लोग जो पोल्यूशन करते हैं। तो ये जो लोगों की पोल्यूशन करने की आदत है उसको कैसे रोकोगे? लोगों की पोल्यूशन की आदत को कैसे रोकोगे? टैक्स लगा दो। जितना ज़्यादा पोल्यूशन करोगे उतना ज़्यादा टैक्स लगाए, अपने आप एक्सटर्नलिटी कम होने लगेगी। एनवायरनमेंट को बर्बाद करोगे, हम टैक्स लगा देंगे। तो गवर्नमेंट को सोचना पड़ता है कि मार्केट फेलियर को रोकने के लिए एक्सटर्नलिटी को कम करना है, तो मुझे चेक करना पड़ेगा मैं किसके ऊपर टैक्स लगाऊं, किसके ऊपर टैक्स ना लगाऊं। तो हु एंड व्हाट विल बी टैक्स्ड। दूसरा वाला बेटा क्या है? अब उसको सोचना पड़ेगा ना, सबसे एफिशिएंटली काम करना है, तो थोड़े से रिसोर्सेज में मुझे ज़्यादा से ज़्यादा बनाना है। तो गवर्नमेंट रेवेन्यू भी तो लिमिटेड होता है ना, तो उसको ये भी सोचना पड़ता है कि मैं गवर्नमेंट रेवेन्यू को प्रूडेंटली कैसे यूज़ करूँ। फिर उसको ये सोचना पड़ता है कि टोटल रिसोर्सेज को मैं वेरियस यूजेस में कैसे डिवाइड करूँ, मतलब बेस्ट पॉसिबल यूसेज कैसे करूँ। गवर्नमेंट के पास में भी, देश के पास में भी लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर लिमिटेड है। तो ये जो टोटल हमारे रिसोर्सेज है, रॉ मटेरियल है, माइंस है, उसका कैसे प्रॉपर डिविजन किया जाए। ठीक है, पहले क्या सोचा उसने? मैं किसको टैक्स लगाऊं, किसको टैक्स ना लगाऊं। फिर मार्केट में तो, वो मार्केट सिस्टम में तो केवल डीमेरिट गुड्स बनता था, तो मार्केट फेलियर होता था। यहाँ पे तो मार्केट फेलियर हम नहीं ना करना चाहते हैं। तो वो सोच रहे कि गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू को कैसे सबसे अच्छा खर्च करे, क्योंकि अब उसको पब्लिक गुड्स भी तो बनाना पड़ेगा ना। डिफेंस का सामान तो उसी को बनाना पड़ेगा, रोड्स वगैरह तो उसी को बनाने पड़ेंगे। तो वो सोच रहे कि गवर्नमेंट रेवेन्यू को कैसे खर्चूं। ठीक है, फिर वो सोच रहे कि ओके, मैं पूरे रिसोर्सेज को कहाँ पे कितना डालूं। फिर वो और भी सोच रहे कि मैं सोशल गुड्स कौन सा वाला बनाऊं, कौन सा प्राइवेट सेक्टर से बनवाऊं, कौन सा खुद बनाऊं। ठीक है, कितनी पब्लिक सेक्टर कंपनीज को मैं इन्वॉल्व करूं, पब्लिक सेक्टर इन द नेशनल इकोनॉमी। और फिर री अलोकेशन ऑफ सोसाइटीज रिसोर्सेज, मतलब प्राइवेट सेक्टर के बदले कहाँ कहाँ पे प्राइवेट सेक्टर को मैं टेक ओवर करूँ। क्या क्या सोचा? किसको टैक्स करो, किसको टैक्स करो, रेवेन्यू को कैसे यूज करूँ, रिसोर्सेज को कैसे यूज करूँ, कौन सा सोशल गुड खुद बनाऊं, कौन सा मैं प्राइवेट सेक्टर से बनवाऊं, कौन से प्राइवेट सेक्टर को मैं टेक ओवर ही कर लूं जिससे मेरी पास में आ जाए। तो ये राम प्रसाद सोच। तो राम प्रसाद का आर क्या है? टोटल रिसोर्सेज ऑफ द कंट्री को मैं कैसे डिवाइड करूं। पी बोलता है कि पब्लिक सेक्टर का इन्वॉल्वमेंट कितना।
ये राम का आर है। दूसरा पब्लिक सेक्टर है, कौन सा वाला, प्रसाद का टू आया। फिर क्या आया, रेगुलरली जीएसटी भरता है। तो रेगुलरली का क्या हो जाएगा बेटा, रीअलोकेशन ऑफ सोसाइटी रिसोर्स। जीएसटी का जी मतलब गवर्नमेंट के रेवेन्यू को कैसे यूज करूं। एस का मतलब है सोशल गुड्स। एस का मतलब क्या है बेटा, सोशल गुड्स। टी का मतलब होता है किसको टैक्स करूं, किसको टैक्स ना करूं। ठीक है, तो ये क्या है, गवर्नमेंट को जो जो सोचना बराबर। सबसे पहले हमने मार्केट फेलियर पढ़ा, फिर राम प्रसाद की क्या लाइन बनाई, राम प्रसाद एफडी के इंटरेस्ट से ईएमआई भरता। अब राम प्रसाद रेगुलरली जीएसटी भरता है। अब बेटा हम वापस से राम प्रसाद को पिक्चर में लाएंगे, क्योंकि अब हम ये पढ़ने वाले हैं कि गवर्नमेंट कैसे अलोकेशन ऑफ रिसोर्स, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को वापरती है जिससे वो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेगी। तो बेटा देखो, पहले ओरली बताती हूँ। गवर्नमेंट को जब अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना होता है, पहले कुछ सामान तो वो खुद ही बना लेती, पहले कहाँ प्राइवेट सेक्टर के पीछे भागों की ये बनाओ, खुद ही बना ले। दूसरा, मेरिट गुड को बढ़ाना है, डीमेरिट गुड को घटाना है। तो मेरिट गुड्स बनाने के लिए सब्सिडी बांट देती है, डीमेरिट गुड के लिए वो टैक्सेस, मतलब जिसमें टैक्स लगाएंगे उसकी डिमांड कम हो जाएगी, जिसमें सब्सिडी देंगे उसकी सप्लाई बढ़ जाएगी। तो प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल करें। प्राइस मैकेनिज्म वो होता है ना जहाँ पे डिमांड और सप्लाई की मुलाकात होती। वापस से टैक्स बढ़ाएंगे तो क्या होगा, महंगा हो जाएगा तो डिमांड घट जाएगी, सब्सिडी बढ़ाएंगे तो सस्ता हो जाएगा तो बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, तो वो प्राइस मैकेनिज्म को कंट्रोल कर लेता है। दूसरा, लेजिस्लेशन एंड फोर्स। प्लास्टिक गुड्स नहीं बनेगा मतलब नहीं बनेगा, क्या यूज करती, लेजिस्लेशन एंड फोर्स। ठीक है, हेलमेट तो पहननी पड़ेगा बेटा, नहीं तो सड़क पे चलने नहीं। ये क्या है, लेजिस्लेशन एंड फोर्स। दूसरा क्या है, कंपटीशन पॉलिसीज। अगर कोई गलत कंपटीशन करेगा, अनफेयर कंपटीशन करेगा, किसी को बेवकूफ बनाएगा तो उसको पेनाल्टी लगाएंगे। तो क्या बनाया है, कंपटीशन की पॉलिसी। हमने व्हाट्सएप के ऊपर 123 करोड़ का फाइन लगा, तो ये क्या है, हमारी सीसीआई ने लगाया कि वो गलत काम कर रहा था, हमारा डेटा अपनी दूसरी फर्म्स को सेल आउट कर रहा था। तो क्या है, कंपटीशन पॉलिसी बना दी। फिर रेगुलेटरी एक्टिविटीज, आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, लोकेशन ऑफ द इंडस्ट्री, धुआं नहीं उड़ाओगे। ठीक है, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क्स। क्या बेटा, लीगल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क, आप ठीक से काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। और कॉम्बिनेशन लेता है रेमेडीज। ठीक है, सबसे ज्यादा एलोकेशन में ही तो याद करना। एलोकेशन क्या है, व्हाट टू प्रोड्यूस। पहले हमने बोला हमारे पास में रिसोर्सेज क्या होता है, लिमिटेड। तो क्या हम सारी वांट्स को पूरा कर पाते हैं, कभी भी पूरा नहीं कर पाते। तो अगर आप वांट्स को पूरा नहीं कर पाओगे तो आपको सोचना पड़ेगा क्या बनाए और क्या ना बनाए। इसलिए एलोकेशन फंक्शन किससे डील करता है, व्हाट टू प्रोड्यूस। अब दो बातें हो सकती है, या तो आपके देश में मार्केट सिस्टम या फिर आपके देश में गवर्नमेंट। अगर मार्केट सिस्टम रहेगा तो मार्केट फेलियर होगा। मार्केट फेलियर के क्या क्या रीजन हो सकते हैं वो हमें राम प्रसाद ने बता दिए। हमने बोला था राम प्रसाद एफडी का इंटरेस्ट लेके ईएमआई भरता है, वो तमाम कारण मार्केट फेलियर के। उसके बाद बोला कि मार्केट फेलियर को रोकना पड़ेगा, गवर्नमेंट को प्रॉपर लोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करना पड़ेगा। तो उसको क्या क्या निर्णय लेना पड़ता है, वो था राम प्रसाद रेगुलरली जीएसटी भरता है। अब हमने बोला कि क्या राम प्रसाद सीए बन गया है वो, तो सीए राम प्रसाद ने एलसीडी खरीदा। ये बता रहा है कि अलोकेशन के लिए उसके पास में क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स है। देखो कोई भी लाइन को क्वेश्चन में कन्वर्ट करे तो मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो उसने एलसीडी खरीदा है। तो बेटा सी बोलता है कंपटीशन पॉलिसी बना दो। सी का मतलब क्या है, कंपटीशन पॉलिसी बना लो। ए बोलता है एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर्स लगा दो, कोई अपनी मनमानी ना कर पाए। राम का आर बोलता है रेगुलेशन टाइट कर, लाइसेंस और ये सब का रेगुलेशन टाइट कर दो। फिर बेटा व्हाट इज पी स्टेट, प्राइस मैकेनिज्म। ठीक है, तो पहला वाला सी क्या था, कंपटीशन पॉलिसी। ए था एडमिनिस्ट्रेटिव प्रोसीजर, वापस से मिला आर,
आर को हमने क्या बोला, रेगुलेटरी पॉलिसी, पी का मतलब प्राइस मैकेनिज्म, एल का मतलब है लेजिस्लेशन एंड फोर्स, सी का मतलब कॉम्बिनेशन और डी का मतलब होता है प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन। डी का मतलब क्या हो जाएगा, खुद ही बना दो, डायरेक्टली बना दो। कौन सा वाला, डायरेक्टली प्रोड्यूसिंग एन इकोनॉमिक गुड, खुद ही बना दो। इसको आप कनेक्ट कर लोगे, क्या मैं आगे बढ़ सकती हूँ। ये वाला था पूरा एलोकेशन फंक्शन। बेटा दूसरा वाला होता है रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। अब वापस से बोल रही हूँ, इकोनॉमी में या तो मार्केट सिस्टम होगा या फिर गवर्नमेंट सिस्टम होगा। अगर मार्केट सिस्टम होगा तो क्या प्रॉपर एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है, क्या इक्वालिटी होती है, कि रिच रिच बनता है और पुअर पुअर बनता है। तो फिर इक्वालिटी, एगिलैटेरियन सोसाइटी जो हम बनाना चाहते हैं इक्वालिटी वाला, वो बन नहीं पाता। तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। बेटा गवर्नमेंट रीडिस्ट्रीब्यूशन कैसे करती है, उसके पास में दो हथियार, एक है रेवेन्यू और दूसरा है एक्सपेंडिचर। कैसे करती है, या तो एक्सपेंडिचर के आधार पर या फिर रेवेन्यू के आधार पर। बच्चे एक्सपेंडिचर करके इक्वालिटी कैसे लाएगी, बोलो कौन बच्चा बताएगा, एक्सपेंडिचर करके इक्वालिटी कैसे लाएगी। सब्सिडी बांटेगी, ली हाउसेस दे देगी, स्कूल एजुकेशन फ्री कर देगी, हेल्थ केयर कर देगी। तो एक्सपेंडिचर करके जो खुद का ध्यान नहीं रख पा रहे उसको अपलिफ्ट कर रहा है। ठीक है बेटा। और दूसरा वाला क्या था, रेवेन्यू साइड। और रेवेन्यू कैसे करेगी, जो रिच लोग हैं उससे टैक्सेस ले। ठीक है, रीडिस्ट्रीब्यूशन करना है, मतलब रॉबिनहुड स्टाइल में काम करना है। जिसके पास में ज्यादा पैसा है उससे लेना है, जिनके पास में पैसा नहीं है उनको देना है। तो कौन से दो हथियार हैं, एक्सपेंडिचर साइड, दूसरा वाला क्या है, रेवेन्यू साइड। एक्सपेंडिचर साइड सबको समझ में है, किसके ऊपर खर्चा करेंगे, जिनके पास में है नहीं। और रेवेन्यू कहाँ से वसूलना है, जिनके पास में है। तो रेवेन्यू का तरीका होता है प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। क्या होता है बच्चा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन। और एक्सपेंडिचर का तरीका होता है हाउसिंग, फूड, बेसिक गुड्स दे दो, सब्सिडाइज एजुकेशन दे दो या फ्री एजुकेशन दे दो, हेल्थ केयर की फैसिलिटी ला दो एंड ऑल। ठीक है बच्चे। अब आता है डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ गवर्नमेंट। क्या पढ़ रहे हैं बेटा, इसी चीज को हम बोल रहे हैं कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। तो एक बार ऐसे ही बता दो बेटा, ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर के समान बनता है। तो वो लोग क्या करते हैं, जो डिप्राइव्ड लोग हैं, जैसे बीपीएल परिवार, क्या होता है डिप्राइव्ड लोग, बीपीएल, बिलो पॉवर्टी लाइन। तो वो क्या करते हैं, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करते हैं। और प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से जो पैसा आता है ना, उस पैसे से इनकी मदद करते हैं, इनके लिए खाने पीने की व्यवस्था करते हैं। तो पहला बोलता है किसकी मदद करो, जो डिप्राइवेशन से सफर कर रहे हैं उनकी मदद करो। ठीक है, बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्डशिप करते हैं। क्या बोलता है बेटा, बहुत सारे लोग होते हैं जो हार्डशिप करते हैं, बहुत मेहनत का काम करते हैं, दिन भर काम करते हैं, उनको पैसा कम मिलता, उनको मिनिमम वेजेस दे दो। क्या कर दो बेटा, उनके लिए मिनिमम वेजेस कर दो, जिसका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हो जाए। क्या क्या तरीके अपना रहे, वो देख रहे हैं कि कौन कमजोर है। तो पहले बोला वो जिसको अब तक डिप्राइव करके रखा है, मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन के लोग, उनको फूड वगैरह की व्यवस्था कर दो। उसके लिए क्या करो, रिच लोगों से पैसा लो प्रोग्रेसिव टैक्सेशन से, और इनके लिए पैसे की व्यवस्था कर दो। दूसरा, जो बहुत हार्डशिप से डील कर रहे हैं उनका मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कर दो। इक्वालिटी डालो इनकम एंड वेल्थ का। और चौथा क्या बोलते हैं, प्रॉपर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम कर। ठीक है, और ये सब करने के तरीके क्या क्या है बेटा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन ले लो, जो ज्यादा रिच है उससे ज्यादा वसूली करो, उसी पैसे से बेटा बीपीएल परिवारों के लिए असेंशियल फूड ग्रेन्स लाके दे दो। और क्या क्या कर सकते हैं बेटा जिसको अभी तक हमने ध्यान नहीं दिया। आप होते तो क्या करते, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर चलो फ्री मील की सुविधा कर दो। और क्या करो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो,
एजुकेशन हेल्थ तो करो ही करो, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करो, मिनिमम वेजेस दो, जॉब अपॉर्चुनिटीज, ट्रांसफर पेमेंट दे दो, है ना। और इसके अलावा बेटा व्हाट एल्स कैन बी डन, हॉस्पिटल की फ्री फैसिलिटी दे दो, देन किसानों के लिए मिनिमम सपोर्ट प्राइस कर दो, एमएसपी फर्टिलाइजर फ्री में दे दो, है ना, या फिर सब्सिडाइज प्राइस में दे दो। बस ये सब चीजों को क्या बोलते हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। ठीक है, स्पेशल स्कीम्स फॉर द बैकवर्ड रीजन भी बोल रहे हैं, क्या करो, स्पेशल स्कीम्स फॉर द बैकवर्ड रीजन, जहां मॉनेटरी एड दे सकते हो मॉनेटरी एड दो, अनएम्प्लॉयमेंट का बेनिफिट दे दो, एम्प्लॉयमेंट का अपॉर्चुनिटी करो, स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम करो, ये सब का। ठीक है बच्चे, इसको अपन ने क्या बोला, रीडिस्ट्रीब्यूशन। तो रीडिस्ट्रीब्यूशन माइक्रो इकोनॉमिक फंक्शन है कि मैक्रो, ये माइक्रो इकोनॉमिक होता है। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस माइक्रो, बेटा अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस होता है व्हाट टू प्रोड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है फॉर होम टू प्रोड्यूस। ठीक है, और चौथा वाला होता था ना, व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ, अब वो है मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। बेटा मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मतलब प्राइस स्टेबिलिटी। ऑल्दो देखो मैक्रो इकोनॉमिक के 3 मुख्य गोल थे ना, पहला गोल था इकोनॉमिक ग्रोथ, पहला गोल क्या था बच्चे, इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा गोल क्या था, एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना, और तीसरा वाला गोल था प्राइस स्टेबिलिटी। पूरी क्लास रिपीट करो बेटा, मैक्रो इकोनॉमिक का पहला गोल क्या था, इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा वाला गोल क्या था, एम्प्लॉयमेंट, और तीसरा वाला गोल था प्राइस स्टेबिलिटी। ये लोग यही बोल रहे हैं, मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी लाना है तो पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ होना चाहिए। तो उन्होंने डायरेक्टली इकोनॉमिक ग्रोथ ना बोलते हुए क्या बोला, जितनी क्षमता है उतना आउटपुट करो। क्या बोला, जितनी कैपेसिटी है उतना आउटपुट बनाओ, मतलब फुल कैपेसिटी में काम करो, और जितना आउटपुट है उतना स्पेंडिंग हो। सामान बिकेगा नहीं तो फिर बनेगा क्यों। बेटा ये दोनों पॉइंट्स इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में बात कर, ये दोनों पॉइंट्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, इकोनॉमिक ग्रोथ के बारे में। क्या बोला, इकोनॉमिक आउटपुट मैचेस इट्स प्रोडक्शन कैपेसिटी। मार्केट चैप्टर में पढ़ोगे, अपना जो एलएसी है उसके मिनिमम में काम करना मतलब फुल कैपेसिटी में काम करना, मतलब फुल कैपेसिटी में काम करो। और दूसरा बोलता है जितना बना है उतना सब खरीदा जाना, क्योंकि एक्सपेंडिचर इज इंपॉर्टेंट, कंजम्पशन इज इंपॉर्टेंट। तो फर्स्ट 2 पॉइंट्स टॉक्स अबाउट इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा फुल एम्प्लॉयमेंट के बारे में बात करता है, और तीसरा प्राइस स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है। वही जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि मैक्रो इकोनॉमिक्स के 3 गोल्स होते हैं, पहला वाला होता है इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा वाला होता है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन, तीसरा वाला होता है प्राइस स्टेबिलिटी। ठीक है बेटा, अब अगर मार्केट सिस्टम होता तो क्या मार्केट सिस्टम ये सब चीजों का ध्यान देता। अब कैपिटलिज्म में स्टेबिलिटी रहती है कि इनस्टेबिलिटी रहती है, बिजनेस साइकिल याद है, जितने हमने एग्जाम्पल पढ़े थे सब यूएस से स्टार्ट हुए थे, क्योंकि गवर्नमेंट नहीं रहती है तो देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ, और अगर देयर इज नो वन टू टेक केयर ऑफ तो ऐसे में क्या होता है, बहुत ज़्यादा इनस्टेबिलिटी रहती है। तो बेटा एक नया टर्म है स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का मतलब होता है स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। क्या होता है, स्टैग्नेशन प्लस इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई बढ़ रही है, और स्टैग्नेशन मतलब आपकी इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं। अगर इकोनॉमी में ग्रोथ नहीं मतलब एम्प्लॉयमेंट नहीं है, मतलब लोग बैठे अनएम्प्लॉयड और साथ में इनको इन्फ्लेशन की मार पड़ रही। क्या बोला बेटा मैंने, लोग अनएम्प्लॉयड बैठे और उनको इन्फ्लेशन की मार पड़ रही, तो स्टैगफ्लेशन की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर तो खुदगर्ज, वो तो ये सब सोचेगा नहीं, अपने बारे में सोचेगा, देश के बारे में क्यों सोचेगा। तो बेटा एक देश में समस्या आएगी तो क्या बाकी देशों में भी समस्या आएगी, इसको बोलते हैं कंटाजियन इफेक्ट। कंटाजियस मतलब छुआछूत, छुआछूत की बीमारी, मतलब एक बीमार पड़ेगा तो सब बीमार पड़ेंगे। तो जब जब होगा मार्केट सिस्टम 2 प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, गवर्नमेंट नहीं होगी तो इंस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी के कारण इन्फ्लेशन, फिर स्टैगफ्लेशन,
मतलब अनएम्प्लॉयमेंट अलोंग विथ इन्फ्लेशन अल्टीमेटली कंटाजियन इफेक्ट पूरे वर्ल्ड को बर्बाद कर देगा। ये जरूरत किसकी है? गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट बेटा प्राइस स्टेबिलिटी मतलब इन्फ्लेशन को मेंटेन करती है। अभी अभी हमने मनी मार्केट को पढ़ा बेटा, जब जब इन्फ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को कम करें, और जब जब डिफ्लेशन होगा तो मनी सप्लाई को बढ़ाए। तो मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन करने के लिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज का प्रयोग करते हैं। मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी में दो पॉलिसी काम करती है, एक मॉनेटरी पॉलिसी होती है, दूसरी फिस्कल पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी डील्स विथ मनी सप्लाई, फिस्कल पॉलिसी टैक्स और सब्सिडी से डील करती है। तो बच्चे एक बात बताओ, जब इन्फ्लेशन है तो डिमांड ज़्यादा है, लोगों के हाथों में पैसा है, तो बेटा टैक्स के माध्यम से या सब्सिडी के माध्यम से कैसे कंट्रोल करो? इन्फ्लेशन के समय में क्या करो? टैक्स बढ़ाओ, सब्सिडी घटाओ, मनी सप्लाई घटाओ, ठीक है। और जब जब हो डिफ्लेशन, टैक्स कम करो, सब्सिडी बढ़ाओ, मनी सप्लाई बढ़ाओ। बस इसी को बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन। याद रहेगा, इट इज डन विद द हेल्प ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल। ठीक है बच्चे। अब जो अगला वाला सेक्शन है दैट इज टॉकिंग अबाउट सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। अभी तक जो हमने पढ़ा उसमें से तो कम क्वेश्चन बनते हैं, अब जो पढ़ने वाले हैं इसमें से ज्यादा क्वेश्चन। तो बच्चों एडम स्मिथ ने क्या बोला था, कौन से तीन काम? नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, नेशनल डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, पब्लिक वर्क एंड पब्लिक इंस्टीट्यूशन, सड़क बनाना है, ब्रिज बनाना है, डैम्स बनाना, इनको ट्रेडिशनल फंक्शंस बोला। उसके बाद में एक दूसरा इकोनॉमिस्ट बोला, बोले केवल ट्रेडिशनल फंक्शन नहीं, कुछ इकोनॉमिक फंक्शन जिसको फिस्कल फंक्शंस बोलते हैं वो भी करना पड़ेगा। ये कौन सी शख्सियत थी? रिचर्ड मस्ग्रेव। उसने किताब लिखी थी, किताब का नाम क्या था? द थ्योरी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिश इन द ईयर 1959। ओके। उसने बोला था कि गवर्नमेंट के तीन फंक्शंस होने चाहिए। पहला वाला क्या? अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस। दूसरा काम रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, और तीसरा काम मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन, जिसमें से पहले के दो माइक्रो इकोनॉमिक, आखिरी वाला मैक्रो इकोनॉमिक। अलोकेशन फंक्शन बताता है व्हाट टू प्रोड्यूस, रीडिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन फॉर होम टू प्रोड्यूस, और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन व्हाट प्रोविजन शुड बी मेड फॉर द इकोनॉमिक। ठीक है, याद है लोकेशन फंक्शन में हमने बोला मार्केट सिस्टम होगा तो मार्केट फेलियर होगा, उसीलिए गवर्नमेंट होगा जो मार्केट फेलियर को कंट्रोल करेगा। तो सीए राम प्रसाद ने एलसीडी खरीदा, वो सारे स्टेप्स है कि कैसे वो मार्केट फेलियर को कंट्रोल करेगा। ठीक है। फिर रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम में हमने बोला कि जब जब होगा प्राइवेट सेक्टर तो रीडिस्ट्रीब्यूशन तो मतलब डिस्ट्रीब्यूशन तो बिगड़ेगा, तो गवर्नमेंट को आना चाहिए। तो गवर्नमेंट को ये इक्वालिटी मेंटेन करने के लिए आना चाहिए, और उसके लिए उसके पास में दो हथियार थे, एक था एक्सपेंडिचर साइड, एक था रेवेन्यू साइड। रेवेन्यू साइड में भर भर के प्रोग्रेसिव टैक्सेशन करेगा, एक्सपेंडिचर साइड में उनको करेगा। फिर बाकी स्टेप्स हमने बोला अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस दे दो, एम्प्लॉयमेंट के लिए कंडीशंस क्रिएट कर दो, बीपीएल परिवार के लिए करो। फिर बेटा और क्या था? मिनिमम सपोर्ट प्राइस दे दो, मिनिमम वेजेस दे दो, ये सब काम करो। और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन में मेनली हमने मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। अब हम पढ़ रहे बेटे सेंटर एंड स्टेट फाइनेंस। क्या हमारे देश में पूरी लगाम सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में है कि स्टेट गवर्नमेंट के? दोनों के पास। तो अगर अपन बात करते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, देखो हमारे देश में फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट मतलब कुछ पावर सेंटर के पास में, कुछ स्टेट के पास में, कुछ लोकल बॉडीज के पास में। तो हम वही बात कर रहे हैं फिस्कल फेडरलिज्म। क्या बात कर रहे हैं बेटा? फिस्कल फेडरलिज्म। ये कंसेप्ट एक बार फिर किसने दिया? रिचर्ड मस्ग्रेव। क्या बोला बेटा अपन ने? फिस्कल फेडरलिज्म किसने दिया? रिचर्ड मस्ग्रेव ने बोला। तो उसने क्या बोला कि पूरा के पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में पावर होने के बजाय देयर शुड बी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। मतलब
कुछ पावर्स होना चाहिए सेंटर के पास में, कुछ होना चाहिए रीजनल के पास में मतलब स्टेट के पास में, और कुछ होना चाहिए लोकल के पास में। दिस इज व्हाट इज फिस्कल फेडरलिज्म। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, देखो बेटा हमने 3 फंक्शन पढ़े थे रिचर्ड मस्ग्रेव के। हमने पहला पढ़ा था अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। तो रिचर्ड मस्ग्रेव बोलते हैं अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला फंक्शन स्टेट और लोकल गवर्नमेंट को करना, इंपॉर्टेंट है, छोड़ना नहीं। अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वाला काम किसको करना चाहिए बेटा? स्टेट और लोकल गवर्नमेंट। और बाकी नीचे के 2 काम थे ना, रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम और अगला कौन सा था बच्चा? मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन। ये सेंटर का काम। ये दोनों काम किसके हैं बेटा? सेंटर। कौन से 2? इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, दैट शुड बी द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। तो फिस्कल फेडरलिज्म मतलब डिविजन ऑफ पावर्स। सेंटर के पास में कुछ पावर है और बाकी पावर स्टेट और लोकल बॉडीज के पास में है। तो अलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज स्टेट और लोकल बॉडीज को करना है, लेकिन रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का काम और मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन का काम, ये दोनों काम किसको करना है बेटा? सेंटर के पास में होना। तो हमारा तो बहुत बड़ा देश है, तो यही वो बोल रहा है 28 स्टेट्स है, 8 यूनियन टेरिटरीज है, तो बहुत क्लियर कट डिविजन करना पड़ता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज को बाइफिकेट करना पड़ता है कि ये रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर की है और ये रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट की है। तो बेटा कॉन्स्टिट्यूशन में इसके आर्टिकल्स, कॉन्स्टिट्यूशन में इसके लिए आर्टिकल, तो इस आर्टिकल का नाम है आर्टिकल 246। एपी चल रहा है देखो, 2 + 2 4 + 2 6। तो क्या है? आर्टिकल 246। ये सेंटर और स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी को डिवाइड कर, बराबर बेटा? तो बोले एकदम क्लियर रूल्स है, एकदम क्लियर रूल्स है। और इसके तहत डिवीजन ऑफ पावर्स होता है और इसके लिए एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठी हुई। कभी भी डिस्प्यूट होता है तो वो जुडिशरी इसको सॉर्ट आउट कर, हालांकि एकदम क्लियर बना है, लेकिन कभी ना कभी तो बर्तन खरीदेंगे, तो किसके पास में जाना पड़ता है? इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो कुछ पावर्स दिए हैं सेंटर, ठीक है, और उसके बारे में तय करता है पार्लियामेंट, ठीक है, कैसे काम करना है, हु डिसाइड्स? पार्लियामेंट। और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है स्टेट को, वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको बताती है कैसे करना। तो देयर आर 3 लिस्ट। एक है यूनियन लिस्ट जिसके बारे में पार्लियामेंट वुड डिसाइड, दूसरा होता है स्टेट लिस्ट जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली वुड डिसाइड, तीसरी लिस्ट होती है कॉन्करेंट लिस्ट। बोलो बेटा कितनी लिस्ट बनती है? 3 लिस्ट बनती है। देयर आर 3 लिस्ट। सबसे पहली लिस्ट का नाम है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट, तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट के ऊपर कौन काम करेगा? यूनियन पार्लियामेंट अलोन, वही तय करेगा। इट वुड लेजिस्लेट मतलब वही निर्णय लेगा। स्टेट लिस्ट का लेजिस्लेशन कौन देखता है? स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और जो कॉन्करेंट लिस्ट है उसमें दोनों है, तो पार्लियामेंट भी करेगा और लेजिस्लेटिव असेंबली भी करेगी। लेकिन अगर दोनों ऑपोजिट सोच रहे होंगे तो किसकी चलेगी? तो पार्लियामेंट मतलब सेंटर का रुतबा ज्यादा है। यहां तक समझ में है बेटा? फिस्कल फेडरलिज्म मतलब डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, डिवीजन ऑफ पावर्स। कौन सा आर्टिकल करता है? आर्टिकल 246। एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी बैठी है, कभी कभी डिस्प्यूट होगा तो इट वुड सॉर्ट आउट द मैटर्स। हालांकि आर्टिकल 246 ने रिस्पॉन्सिबिलिटी को बाइफर्केट करने के लिए 3 लिस्ट ऑलरेडी क्रिएट कर दी है। वन इज योर यूनियन लिस्ट, द नेक्स्ट वन इज योर स्टेट लिस्ट एंड थर्ड वन इज योर कॉन्करेंट लिस्ट। ठीक है बेटा? अब बेटा ये रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर दोनों का बाइफिकेशन करता है कि यूनियन लिस्ट कहाँ से रेवेन्यू पाएगा और स्टेट कहाँ से रेवेन्यू पाएगा। तो ज़्यादा रेवेन्यू सेंटर के पास में आता है कि स्टेट के पास में आता है? ज़्यादा रेवेन्यू सेंटर के पास में आता है। तो कहाँ कहाँ से रेवेन्यू आता है यूनियन गवर्नमेंट के पास में? देखते चलो बेटा। यूनियन गवर्नमेंट सारा टैक्सेस ऑन इनकम, मतलब हमारा जो पर्सनल इनकम टैक्स भरता है वो जाता है सेंटर के पास। जो कंपनीज टैक्स भरती है ना, कॉर्पोरेट टैक्स, वो भी जाता है सेंटर के पास में। कॉर्पोरेशन टैक्स भी जाता है सेंटर के पास में। बस एग्रीकल्चर का जो इनकम आता है, ऐसे तो टैक्स नहीं लगता है, लेकिन कभी टैक्स लगेगा, इट वुड गो टू द स्टेट। एग्रीकल्चर इज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टेट।
तो सारी इनकम किसके पास में जाती है? सेंटर के पास में जाती है। कस्टम ड्यूटी जो इंटरनेशनल ट्रेड में पढ़ रहे थे वो जाता है सेंटर के पास में। एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस ऑन प्रोडक्शन, उसका बाइफर्केशन है, कुछ एक्साइज ड्यूटी जाती है सेंटर के पास में, कुछ जाती है स्टेट के पास में, ठीक है। उसके बाद बेटा ये जो एग्रीकल्चरल लैंड, ये सब जो असेट्स है, टैक्सेस ऑन एग्रीकल्चर लैंड वगैरह, तो एग्रीकल्चर लैंड का सेंटर के पास में कभी नहीं आएगा। बाकी असेट्स पे जो आएगा वो स्टेट, सॉरी, एग्रीकल्चर लैंड का स्टेट के पास में जाएगा। बाकी कोई प्रकार की जमीन है उसका टैक्स किसके पास में आएगा? सेंटर के पास में जाएगा। टर्मिनल टैक्सेस मतलब साल में आपने जो टैक्सेस, इनकम टैक्स भरा और कितना भरना चाहिए था उसका डिफरेंस। अगर आपने साल भर में कम भरा है तो लास्ट में बचा खुचा भरना पड़ता है ना। टर्मिनल मतलब लास्ट में जो भरना है, टर्मिनल टैक्स। उसके बाद में सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, शेयर बेचने खरीदने में जो टैक्सेस पे करते हो वो वाला टैक्स। सेंट्रल जीएसटी सेंटर के पास में जाएगा, स्टेट जीएसटी स्टेट के पास में आएगा। यूनियन एक्साइज ड्यूटी सेंटर के पास में जाएगा। स्टैम्प ड्यूटी के अलावा टैक्सेस जाएगा सेंटर, स्टैम्प ड्यूटी वुड गो टू द स्टेट। ठीक है बेटा। अब स्टेट गवर्नमेंट के पास में क्या क्या जाएगा? एग्रीकल्चर रिलेटेड जो भी इनकम का टैक्स, फिर जो भी लैंड बिल्डिंग्स स्टेट के अंदर है वो स्टेट को मिलेगा। मिनरल राइट्स, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर जो चार्जेस होता है वो स्टेट को मिलेगा। जो भी टोल टैक्स वगैरह व्हीकल्स पे लगता है या व्हीकल टैक्स, रोड टैक्स, ये स्टेट को जाएगा। प्रोफेशनल्स के जो ऊपर लगता है वो स्टेट को जाएगा। ठीक है। एक्साइज ड्यूटी कुछ आइटम्स की स्टेट के पास में, कुछ आइटम सेंटर के पास। एक बार बोलो बेटा, कौन कौन सा टैक्स सेंटर को जाएगा? सारे इनकम टैक्सेस एक्सेप्ट एग्रीकल्चर इनकम, कॉर्पोरेट टैक्स, पर्सनल इनकम टैक्स, कस्टम ड्यूटी, एक्साइज ड्यूटी मैक्सिमम। उसके अलावा कॉर्पोरेशन टैक्स हमने बोला, स्टैम्प ड्यूटी जाएगा स्टेट को जाएगा, सेंट्रल जीएसटी उसको मिलेगा। ठीक है। टर्मिनल टैक्सेस मिलेगा, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स मिलेगा। लेकिन व्हीकल टैक्स, इलेक्ट्रिसिटी पे टैक्स या फिर एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स, ये सब सब्जेक्ट मैटर किसका होता है? स्टेट का सब्जेक्ट मैटर होता है। जस्ट गो थ्रू इट, इसमें से क्वेश्चन फंसता है। ठीक है। अब बेटा अगर स्टेट के पास में सेंटर की कोई प्रॉपर्टी है, किसी राज्य में सेंटर की प्रॉपर्टी है, स्टेट उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। और सेंटर में कोई स्टेट की प्रॉपर्टी है तो सेंटर भी उसके ऊपर टैक्स नहीं लगा सकता। मतलब सेंटर स्टेट की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं लेगा, स्टेट सेंटर की प्रॉपर्टी पे टैक्स नहीं। अब अच्छे ज़्यादा रेवेन्यू आता है सेंटर के पास में, उसलिए फिस्कल फेडरलिज्म बोलता है इसको, इक्वालिटी लाओ, कुछ रेवेन्यू ट्रांसफर करो स्टेट पे। तो ये कैसे होता है? ये आर्टिकल 268 टू 281 बताता है स्पेसिफिक प्रोविजंस इन रिस्पेक्ट टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंसेस अमंग द स्टेट्स। ठीक है बेटा। ये आर्टिकल्स एक बार देख लेना, कौन सा आर्टिकल क्या बोलता है। 268 से लेके कहाँ तक बता रहा है? 281। तो ये बता रहा है कैसे यूनियन और स्टेट के बीच में रेवेन्यू का डिस्ट्रीब्यूशन करना। तो आर्टिकल 268 बेटा बोलता है, व्हाट डज आर्टिकल 268 से? कि ये एक्चुअली तो यूनियन गवर्नमेंट का टैक्स है, लेविड बाय द यूनियन, लेकिन कलेक्ट करता है स्टेट, कंज्यूम भी करता है स्टेट। 268 क्या बोला? लेविड बाय द यूनियन बट कलेक्टेड बाय द स्टेट, अप्रोप्रिएटेड मतलब कंज्यूम बाय द स्टेट। उसके जस्ट बाद वाला 269, ये क्या बोलता है? यूनियन कलेक्ट करता है लेकिन दे देता है स्टेट को। ठीक है बेटा। 270, यूनियन कलेक्ट करता है, यूनियन और स्टेट के बीच में बंटवारा होता है। ठीक बच्चे, समझ में आ रहा है? 271 सरचार्ज, और सरचार्ज स्टेट को नहीं मिलता है, वो यूनियन के पास में। अभी तक मैंने 4 बताए, कॉन्सिक्यूटिव है, 268, 269, 270, 271। ये सब बता रहा है कि कैसे यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में बंटवारा होना। तो 268 ने क्या बोला? टैक्सेस है किसका? यूनियन का, कलेक्शन करेगा स्टेट, वापरेगा भी स्टेट। 269 यूनियन कलेक्ट करेगा, दे देगा स्टेट। 270 यूनियन कलेक्ट करेगा, बंटवारा कर देगा। 271 सरचार्ज है, यूनियन अपने पास में रख लेगा।
बेटा इसके बाद अभी तक अपन ने 4 पढ़े, 271 में +4 करो तो 275 आया। 275 क्या है? ग्रांट्स, जो स्टेट को अपन ग्रांट देते हैं ना मदद के रूप में, उसके बारे में चर्चा करता है। फिर +4 के बाद में +7 करो तो ये क्या आ जाएगा बेटा? ग्रांट फॉर पब्लिक पर्पस। ठीक है, किसी पब्लिक के लिए कोई काम के लिए ग्रांट देना। और बेटा 4+7 क्या होता है? 11। 4+7 क्या होता है? 11। तो +11 करोगे तो 293। ये ना सेंटर लोन देता है स्टेट को, तो लोन फॉर एनी पब्लिक पर्पस। तो 293 लोन के बारे में है, 275 और 282 ग्रांट के बारे में। अब एक और इंपॉर्टेंट बेटा, आर्टिकल 280 से फाइनेंस कमीशन का फॉर्मेशन हुआ। आर्टिकल 280 किसका फॉर्मेशन करवाता है? फाइनेंस कमीशन। और फाइनेंस कमीशन इज द की बॉडी जो देखती है कि रेवेन्यू का ठीक से बंटवारा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? फाइनेंस कमीशन। तो फाइनेंस कमीशन का मुख्य फंक्शन क्या होता है? बेटा देखो, पहले यूनियन से स्टेट्स के, पूरा स्टेट्स को एक बॉडी मान लो। पहले यूनियन से स्टेट के पास में पैसा आया, फिर ना विभिन्न स्टेट्स के बीच में डिवीजन होता है। पहले यूनियन से स्टेट, वर्टिकल डिवीजन। फिर स्टेट्स के बीच में कौन से स्टेट को कितना मिलेगा, वो हॉरिजॉन्टल डिवीजन। ये दोनों कौन चेक करता है? फाइनेंस कमीशन। तो पहला काम रेवेन्यू का बंटवारा, दूसरा काम ग्रांट बढ़वाना स्टेट का, स्टेट को ग्रांट बढ़वाना, जिससे कि स्टेट पंचायत और वो सबका हेल्प करेगी। ठीक है, तो क्या है? क्वांटम ऑफ ग्रांट्स टू द स्टेट्स बढ़वाना। फिर बेटा स्टेट का कंसोलिडेटेड फंड होता है, जैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है ना, वैसे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट होता है। उसमें फाइनेंस कमीशन को फाइनेंस कमीशन ऑफ स्टेट्स बोलता है वो प्लीज ज़्यादा पैसा दो, और ज़्यादा पैसा दोगे तो वो अपने लोकल बॉडीज, पंचायत वगैरह के लिए काम कर पाएंगे। तो सबसे पहला, यूनियन से कितना रेवेन्यू स्टेट्स को देना। दूसरा क्या होता है? कितना ग्रांट बढ़ा दिया जाए राज्य के लिए। तीसरा होता है कि स्टेट के कंसोलिडेटेड फंड को कितना बढ़ाया जाए जिससे कि वो पंचायत वगैरह की मदद करे। चौथा, फाइनेंस कमीशन को क्रिएट करता है प्रेसिडेंट। फाइनेंस कमीशन को कौन क्रिएट करता है? प्रेसिडेंट। तो जैसा प्रेसिडेंट का सुझाव आता है उसके अनुरूप फाइनेंस कमीशन काम करता है। यहाँ तक समझ में आया बेटा? तो हमने बोला ये फाइनेंस कमीशन तय करता है कि कितना रेवेन्यू यूनियन से जाए स्टेट्स में। तो पहले ओवरऑल स्टेट्स का हिस्सा आता है जिसको हम बोलते हैं वर्टिकल डिवीजन। उसके बाद विभिन्न स्टेट्स के बीच में बांटना, दैट इज अ हॉरिजॉन्टल डिवीजन। तो बेटा कैसे बंटवारा होता है? देखो, पहले ना ग्रॉस टैक्सेस निकाला जाता है। ग्रॉस ओवरऑल टैक्स रेवेन्यू निकाला किसका? यूनियन का। अब उसमें से कुछ कुछ पहले अलग किया जाता है। यूनियन का सेस और सरचार्ज ये कभी स्टेट को नहीं मिले। नॉन टैक्स रेवेन्यू को भी अलग कर देते, ग्रॉस टैक्स में से सबट्रैक्ट करें सेसेस, सरचार्जेस और नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब जो बचा खुचा है ना उसको बोलते हैं नेट डिविजिबल पूल। क्या बोलते हैं बेटा? नेट डिविजिबल पूल। इसका बंटवारा होता है यूनियन और स्टेट के बीच में। फिर से बोलो बेटा, जो ग्रॉस टैक्स है उसमें से क्या क्या हटाओगे? सेस हटाओगे, सरचार्ज हटाओगे, नॉन टैक्स रेवेन्यू हटाओगे, जो भी बच गया उसका बंटवारा करना पड़ता है हमें। ओके, तो बेटा बंटवारा कितना करना पड़ेगा ये हमारा 15th फाइनेंस कमीशन ने बताया। फाइनेंस कमीशन ही चेक करता है। तो 15th फाइनेंस कमीशन ने बोला कि जो नेट डिविजिबल पूल बचा उसका 41% दे दो। लेटेस्ट रूल क्या है बेटा? 41% जाएगा राज्यों का हिस्सा। ठीक है, ये किसने बोला? 15th फाइनेंस कमीशन। ये कब अनाउंस हुआ था? 27 नवंबर 2017 को अनाउंस। कब आया था बच्चे? 27 नवंबर 2017 को आया। तो 41% देने के लिए बोला, लेकिन उसके पहले का जो फाइनेंशियल कमीशन था ना बेटा, उसने 42% बोला था 14th में। तो 1% कम क्यों? क्योंकि हमारे देश में 2 यूनियन टेरिटरीज क्रिएट हुई, एक जम्मू कश्मीर और एक लद्दाख। तो उनके लिए भी तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना। तो ये जो न्यूली फॉर्म यूनियन टेरिटरी है जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख, उसके लिए 1% निकाल दिया।
तो जितना भी यूनियन के पास में रेवेन्यू आता है उसमें से सेस सरचार्ज वगैरह माइनस करके जो भी नेट डिविजिबल पूल होता है उसका 41% स्टेट्स को दे दिया जाता है। तो ये तो वर्टिकल ट्रांसफर हो गया। अब हॉरिजॉन्टल करना है, कौन से राज्य को ज़्यादा मिलेगा, किसको कम मिलेगा। मेरे ख्याल से इस बार सबसे ज़्यादा गुजरात को दिया था क्या? 2 राज्यों को सबसे ज़्यादा दिया था। तो बेटा कौन से राज्य को कितना मिलेगा वो किन बातों पर निर्भर करता है? वापस से बोल रहे हैं, क्वेश्चन आता है। एक होता है इनकम डिस्टेंस, मतलब सबसे कम कमाने वाले राज्य और सबसे ज्यादा कमाने वाले राज्य में कितना डिफरेंस है। क्या देखते हैं? सबसे कम कमाने वाला स्टेट और सबसे ज्यादा कमाने वाले स्टेट के बीच में कितना डिस्टेंस है, कितना गैप है। कम कमाने वाले को ज्यादा देना पड़ेगा। दूसरा उसका एरिया देखते हैं, कितना बड़ा स्टेट है। फिर उसकी पॉपुलेशन देखते हैं, कितने ज्यादा लोग हैं। फिर देखते हैं कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए उसने क्या मूव लिया, उसको डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस देखते हैं। ठीक है, क्या आप कुछ स्टेप्स ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। फिर देखते हैं फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी आपकी कैसी है, कितना बढ़िया आप मेंटेन करते हो। और देखते हैं टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट, मतलब अच्छा काम करोगे तो हम ज़्यादा देंगे। तो ये सब बातें बार बार बोल रहे हैं, इसमें से क्वेश्चन आता है। पहला देखते हैं इनकम डिस्टेंस, दूसरा देखते हैं आपके राज्य का एरिया, योर पॉपुलेशन, योर डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस। फिर आपके टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट्स देखेंगे, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी देखेंगे, और फिर उसके आधार पर तय करेंगे आपको कितना दिया जाए। यूपी को सबसे ओके। अब बेटा जीएसटी इंट्रोड्यूस हुआ। जीएसटी का इंट्रोडक्शन कब हुआ बच्चा? 1 जुलाई 2017। तो यहाँ पे भी ना यूनियन और स्टेट में बराबरी लाने का प्रयास किया। तो सीजीएसटी मतलब सेंट्रल जीएसटी, उसका कितना परसेंट है बच्चे? 9%। और जो स्टेट जीएसटी उसका भी परसेंटेज कितना है? 9%। तो दोनों को बराबरी कर रखा। अब एक और होता है बेटा आईजीएसटी, और आईजीएसटी क्या होता है बेटा? इंटीग्रेटेड जीएसटी। उसको हम क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड जीएसटी। और हाँ, जब इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन होते हैं, सही बोल रहे हो, इंटरस्टेट ट्रांसपोर्टेशन वगैरह होता है, और इंपोर्ट एक्सपोर्ट जिसमें एक पर्टिकुलर स्टेट का नहीं होता है, सारे स्टेट्स का मिला के होता है, तो उसका एक अलग से अकाउंट खोल दिया जाता है, उसमें पूरा पैसा आता है। और ये जो इंटीग्रेटेड जीएसटी आता है उसमें से जो जो चुकाना होता है वो दे देते हैं। जैसे इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलता है ना, अगर आपने पहले जीएसटी पे किया हुआ है और आप जीएसटी के उसमें आते हो, तो जो जीएसटी आपने पे किया वो आपको रिफंड मिलता है, इसको इनपुट टैक्स क्रेडिट बोलते हैं। ठीक है, तो आईजीएसटी का एक स्पेशल अकाउंट है, उसमें पूरा आईजीएसटी का अमाउंट रखते हैं, जो इनपुट टैक्स क्रेडिट देना होता है वो दे देते हैं। और वो कहाँ से आया, उसका जब सोर्स वेरीफाई हो जाता है उसके बाद सेंटर और स्टेट के बीच में इसका बंटवारा कर दिया। ठीक है, देख लो, इट इज अप्लाइड ऑन इंटरस्टेट मूवमेंट। IGST is simply a combination of SGST and CGST, लेकिन कलेक्शन कौन करता है? यूनियन गवर्नमेंट, लेकिन एक सेपरेट अकाउंट में रखता है। और दोनों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट होता है इनपुट टैक्स क्रेडिट देने के बाद वेरिफिकेशन ऑफ डेस्टिनेशन होने। ठीक है बच्चे, अब जीएसटी की रकम ज्यादा आती है कि कम? जीएसटी की रकम ज्यादा आती है कि कम? तो सेंटर का जितना भी टैक्सेस आता है ना, उसका 35% जीएसटी से आता है। क्या बेटा? सेंटर जो भी टैक्सेस से कमाते हैं उसका 35% जीएसटी से आता है, और जो स्टेट कमाती है ना उसका 44% जीएसटी से। अब एक इंपॉर्टेंट चीज मेरे ख्याल से इस बार आ गया था, मई 22 में सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया है कि जीएसटी काउंसिल के नियमों को फॉलो करना जरूरी नहीं है। जीएसटी काउंसिल के रूल्स को फॉलो करना जरूरी नहीं है। स्टेट अपना खुद का रूल्स बना सकता है, सेंटर अपना खुद का रूल्स बना सकता है। देखो, यूनियन एंड स्टेट लेजिस्लेशंस हैव इक्वल, साइमल्टेनियस एंड यूनिक पावर्स टू मेक द लॉज ऑन जीएसटी, और जरूरी नहीं है फॉलो करना जो जीएसटी काउंसिल ने बोला था। मेरे ख्याल से ये आया था। ठीक है बच्चों, ये समझ में आया? अब ना, जब जीएसटी की शुरुआत हुई उसके पहले जो सिस्टम चलता था वो प्रोडक्शन बेस्ड टैक्सेशन था, जो प्रोड्यूस करोगे उसके हिसाब से टैक्स आता। अब इसको कंजम्पशन बेस्ड कर दिया। पहले कैसा था बेटा? अब जीएसटी आया कंजम्पशन बेस्ड, तो स्टेट्स को ना टैक्स का रेवेन्यू लॉस हुआ। स्टेट्स को क्या हुआ? रेवेन्यू लॉस हुआ, तो वो दुखी हुई।
तो सेंटर ने प्रॉमिस किया, गवर्नमेंट ने प्रॉमिस किया कोई बात नहीं हम तुमको कंपनसेट करेंगे। तो 5 साल तक उनको कंपनसेशन देने की बात हुई थी। क्या बच्चे? 5 साल तक कंपनसेशन देने की बात हुई थी, 5 years। लेकिन पता है फिर कोविड आ गया, तो ये 5 साल को अभी एक्सटेंड कर, अभी भी इनको कंपनसेशन दिया जा रहा है। अब इसमें लिखा है टॉप 5 जीएसटी कंपनसेशन रिसीविंग स्टेट्स, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात, तमिलनाडु, पंजाब। मतलब ये इंडिया का लेफ्ट हैंड साइड लो, पहले पंजाब है, गुजरात है, उसके नीचे महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र के नीचे क्या आया? कर्नाटक आया, बस तमिलनाडु इस साइड में आया ना? तो बाकी सब एक लाइन में चले। ये सब टॉप जीएसटी रिसीविंग स्टेट्स। तो बेटा अभी तक हम रेवेन्यू के बारे में बात कर रहे थे, अब हम इस चैप्टर के लास्ट पड़ाव पे पहुंच चुके हैं, एक्सपेंडिचर। बेटा सेंटर बड़े बड़े एक्सपेंडिचर करेगा, स्टेट छोटे छोटे करेगा। तो बड़े बड़े एक्सपेंडिचर बोले तो डिफेंस का खर्चा करेगा, ठीक है? तो बड़े बड़े खर्चों में आता है डिफेंस का खर्चा, फॉरेन अफेयर्स, फॉरेन ट्रेड, एक्सचेंज मैनेजमेंट, $1 बराबर कितना रुपया, मनी बैंकिंग, या क्रॉस स्टेट ट्रांसपोर्ट या कम्युनिकेशन, ठीक है? तो ये बड़े खर्चे सेंटर वाले जो केवल एक स्टेट के परव्यू में नहीं आएंगे, वो कौन खर्चा करेगा बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट। स्टेट थोड़े छोटे खर्चे करेगा, जैसे स्टेट की सड़कें, है ना? तो इसमें स्टेट का हेल्थ, स्टेट का एजुकेशन, तो क्या किया गया बेटा? एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्री, सोशल सेक्टर सर्विसेज जैसे हेल्थ एंड एजुकेशन, पुलिस प्रोटेक्शन, स्टेट की सड़कें, स्टेट का इंफ्रास्ट्रक्चर। और लोकल बॉडीज, गांव की सड़कें, गांव में पानी की व्यवस्था, गांव में वो सब है कि नहीं, हेल्थ फैसिलिटी, तो क्या बोलेगा? पब्लिक यूटिलिटी, वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, लोकल रोड्स, इलेक्ट्रिसिटी, इसके बारे में। और अगर कॉन्करेंट लिस्ट है तो स्टेट और सेंटर मिलकर काम करे। कॉन्करेंट लिस्ट में क्या होता होगा? कुछ तो बेटा एजुकेशन का होता होगा, मे बी इंटर स्टेट जो स्टेट्स के बीच में आता होगा, वो सब होता होगा। अब बेटा बोरोइंग, लोन के लिए दो आर्टिकल्स, आर्टिकल 292 एंड आर्टिकल 293। आर्टिकल 292 में स्टेट्स लोन लेता है और आर्टिकल 293 में सेंटर लोन लेता है, ठीक है? अब जब सेंटर लोन लेता है ना, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया उसकी गारंटी देता है, ठीक है? सेंटर लोन लेगा तो कोई तो गारंटर होना चाहिए, और लिमिट भी चेक करता है, तो कौन बेटा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। और अगर स्टेट लोन लेगा तो उसका गारंटर है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट, ठीक है? इसकी लिमिट बांधता है पार्लियामेंट, इसकी लिमिट बांधेगा स्टेट लेजिस्लेशन, ठीक है? लेजिस्लेशन ऑफ स्टेट इसकी लिमिट बांधेगा, उसकी लिमिट पार्लियामेंट बांधेगा। लेकिन गारंटर कौन रहेगा? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, इसका गारंटर रहेगा कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। अब बताओ क्या बेटा सेंटर भी स्टेट को लोन देता है? देता है ना, सेंटर भी तो स्टेट को लोन देता है। तो अगर उसने एक लोन लिया है और लौटाया नहीं है, उसने सेंटर से लोन लिया, लौटाया नहीं, अब उसको फ्रेश लोन चाहिए, कहीं और से ले रहा है, तो पहले उसको सेंटर को इन्फॉर्म करना पड़ता है, उसे परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है? तो सेंटर में गिव लोन्स टू द स्टेट विद इन लिमिट्स फिक्स अंडर आर्टिकल 292, ठीक है? अब स्टेट को ना सेंटर से कंसेंट लेना पड़ता है अगर वो और बोरो करना चाहता है, ठीक है? तो दिस वाज ऑल अबाउट द चैप्टर। एक बार देख लो क्या क्वेश्चन आया था, क्या आपको ये चैप्टर याद हुआ? एक बार जाके यू नीड अ थरो रिविजन तो हो जाएगा। कल हम चैप्टर 2 लेंगे और चैप्टर 3 लेंगे, इसका बेटा पब्लिक फाइनेंस का। 2 चैप्टर कवर अप करवा दो, कंफर्ट लेवल रहेगा। उतने बड़े भी यूनिट्स नहीं है कि इतना ज़्यादा अपन खींचे। लो बेटा 62, under which Supreme Court verdict do the union and state legislature have equal simultaneous unique powers? और उसने बोला था जीएसटी काउंसिल के नियम मैंडेटरी नहीं है, आप खुद जीएसटी के नियम बना सकते। तो ये कौन सा था? मई 22 का नियम था ये।
Which article of Indian Constitution contains specific powers regarding the distribution of finances among states? 268 से लेके 281. Richard Musgrave introduced a three-branch taxonomy. What are the three branches? Okay. एक और देख लो before we end up. बेटा एलोकेटिव एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑफ अ गवर्नमेंट क्या बोलते हैं, माइक्रो की मैक्रो? हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इकोनॉमिक स्टेबलाइजेशन एंड इनकम रीडिस्ट्रीब्यूशन? सेंट्रल गवर्नमेंट. मेरे ख्याल से यही वाला. तो शुड वी कॉल इट अ डे बेटा? आज के लिए बहुत हुआ. बहुत बहुत धन्यवाद.